हाँ, तो जो जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो सबसे पहले अपन ये बात देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल वो मटेरियल्स होंगे जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम आएंगे। वो कोई भी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हो सकता है, उनकी एप्लीकेशन के बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि हर एक जो मटेरियल है उसकी एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो कहाँ पे अपने को कौन सी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पर्टिकुलर जो मटेरियल उसको अपन यूज करेंगे। कहाँ पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी की नीड होगी तो वहाँ पे उस मटेरियल को यूज करेंगे। इसी तरीके से एरिया ऑफ एप्लीकेशंस भी अलग अलग होते हैं कि आपकी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, एक दूसरी एप्लीकेशन होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन आपके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, और दूसरा है कि इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर कि इनकी नीड कहाँ पे, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली मेनली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है। देन सेमीकंडक्टर होता है, थर्ड होता है इंसुलेटर, और फोर्थ आपका मैग्नेटिक मटेरियल। देखो ये चारों के चारों जो टॉपिक्स हैं, ये चारों के जो पॉइंट्स हैं, ये चारों के चारों मटेरियल हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बेसिक स्टडी है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब तक आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मैग्नेटिक मटेरियल का पता नहीं होगा तब तक आप किसी भी मशीन का या किसी भी ट्रांसफार्मर का या किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक इंटरनल जो प्रोसेस है या इंटरनल उसका फ्लक्स कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे उसके अंदर रिलक्टेंस वर्क कर रहा है, या कैसे उसके अंदर आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये अपन 3 फेज मोटर्स में या 3 फेज जनरेटर्स के अंदर पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। तो जब तक इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं होगा, ये इनका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, तब तक अपने को ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तब तक आई थिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना एक तरह से वेस्टेज है। तो सबसे पहले अपने को बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और मैग्नेटिक मेटल कहाँ होते हैं, कंडक्टर्स कहाँ यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर्स अपने कहाँ यूज करते हैं, इंसुलेटर कहाँ यूज करते हैं, और मैग्नेटिक मेटल का बेसिकली यूटिलाइजेशन कहाँ होता है। तो ये तो 4 आपके मटेरियल होते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल आपके ये 4 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। अब हम वन बाय वन इनको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और मैग्नेटिक मेटल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपके ये सिलेबस के अंदर एक्चुअली क्या जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर आपको पढ़ना है नहीं है। मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनका आपका जो डेप्थ में है, तो इसका जो एनालिसिस है वो आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके अंदर इसका किया हुआ है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनमें कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होते हैं। लेकिन ब्रीफली मैं मैग्नेटिक मटेरियल को इस क्लास के अंदर भी कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके चार्ट से अपने समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने ऊपर क्लासिफिकेशन दिया है उसको, कि ये कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल आपका दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है। इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल को अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका कंडक्टर है, दूसरा आपका सेमीकंडक्टर है, तीसरा आपका इंसुलेटर, और फोर्थ आपका मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के बारे में इंसुलेटर और मैग्नेटिक मटेरियल। सेमीकंडक्टर्स हैं, इनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताऊंगा, मैं ब्रीफली बताऊंगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। थर्ड वन होता है इंसुलेटर होता है, और फोर्थ होता है मैग्नेटिक मटेरियल। और जो मैग्नेटिक मटेरियल है इनको अपन फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, और एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और लास्ट में फेराइट भी होता है। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी वन। इन चारों में से एक एक पार्ट होता है फेराइट, लेकिन फेराइट को अपने एक अलग टाइप से क्लासिफाइड कर दिया जिसका भी हम देखेंगे। तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन हुआ कि जो मैग्नेट इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल उनको ब्रीफली आप समझाओ, तो ब्रीफली समझाने का मतलब है कि यू हैव टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर डायग्राम कि मटेरियल है उसमें कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर कौन कौन से पार्ट्स हैं, इंसुलेटर में क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल में ये है। तो जैसे ये चीज़ समझाओगे तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हाँ, जो स्टूडेंट है उसको ये पता है कि जो क्लासिफिकेशन है मेटल का वो कैसे होता है। ये नॉर्मली होता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए या 4 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट डायग्राम है। लेकिन वो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, देन यू हैव टू गो इन द डेप्थ, यानी उसको एनालिसिस पे करना पड़ेगा या उसको समझाना पड़ेगा कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले अपने कंडक्टर की बात करते हैं। तो कंडक्टर नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स या करंट उसके अंदर इजीली फ्लो हो सकती है, दैट इज सिंपली कंडक्टर। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि इन कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर्स आर द मेटल विच हैव हाई कंडक्टिविटी।
हाई कंडक्टिविटी का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सके। एक आपने वर्ड सुना होगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आर इक्वल टू होता है आपका, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो देखो इसमें अपन ये देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। रेजिस्टिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका रेजिस्टेंस है। इसका मतलब अगर क्या इसको थ्रू वर्ड्स में बोल लो तो मैं बोल सकता हूँ कि वो मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। रेजिस्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि आपसे पता चल रेजिस्टिविटी में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई है। बेसिकली रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की वजह से आता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है या इनहेरेंट क्वालिटी होती है उसकी। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे बोला कि कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी हाई है। कंडक्टिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट इज लो। रेजिस्टिविटी ले से लो है, और रेजिस्टिविटी लो होने का मतलब क्या है उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो और अपन ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कम होता है या बहुत ही कम होता है। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट इजीली आपकी फ्लो होने लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो होने लग जाएंगे। ठीक है। और ये तो हुई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही आपका क्या होता है चार्जेस आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने का मतलब करंट का फ्लो होता है बेसिकली। तो जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। तो नॉर्मल सी बात है कंडक्टिविटी अगर हाई है तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कितने बहुत ज़्यादा होंगे, और वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेके चलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन क्या मानते हैं रूम टेम्परेचर मान लेते हैं। तो इसके ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, इसलिए इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसी का ही रीज़न है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होते हैं आपकी हाई होती है। अगर किसी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी कम है, इसका मतलब वो इसमें रेजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा है, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा मतलब क्या है वो इसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। अब अगर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर्स में एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपका सिल्वर जो मेटल है वो बेसिकली कंडक्टर की तरह बिहेवियर करता है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, मतलब जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी कंडक्टिव मैटर की तरह ही बिहेवियर करती है, कंडक्टर की तरह ही बिहेवियर करती है। क्योंकि इन सब के अंदर क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इनके अंदर भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो होंगे सिल्वर के अंदर। सिल्वर जो मेटल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो सिल्वर मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो अब अगर मान लो कि बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का अगर ये सिल्वर माना जाता है तो फिर हम इसको सिल्वर को अपन यूज़ क्यों नहीं करते हैं। देखो सिल्वर को हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर लॉसेज भी कम होंगे सारी, क्योंकि कंडक्टिविटी हाई है इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम है तो उसके अंदर जो आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे वो भी कम होंगे। लेकिन सिल्वर को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिल्वर को अगर आप यूज करोगे तो आपको पता है कि मार्केट में इसकी कॉस्ट कितनी है। सिल्वर गोल्ड के बाद में सबसे महंगा मेटल माना जाता है। प्लेटिनम को अगर आप एक बार अलग कर दो गोल्ड और अगला सिल्वर की कंपेयर करो तो गोल्ड सबसे ज़्यादा है और सिल्वर आपका उससे भी कम। मार्केट के अंदर प्राइस देख सकते हो, गूगल पर सर्च करके देते हो कि 1 किलो जो सिल्वर उसका आपका कॉस्ट कितना है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है कि जिसको मैं अगर सपोज करो कि मेरे को राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक मेरे को कोई ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है, और उसमें अगर मैंने सिल्वर मेटेरियल यूज़ कर लिया तो नॉर्मल सी बात है कि कितना किलो मेरा सिल्वर मेटल यूज होगा, क्या मेरी वो कॉस्ट कहाँ से रिकवर हो पाएगी, क्या कॉस्ट मैं उसके लिए पे कर सकता हूँ, नहीं, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अपने को एक ऐसा मेटेरियल यूज करना पड़ता है जिसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी हो लेकिन इसके साथ साथ उसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं हो, इसलिए अपन हमेशा जो है मैक्सिमम टाइम में कॉपर को अपन यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर है उसका उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अच्छे खासे हैं, मतलब उसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी खासी है, और उसका जो कॉस्ट है वो सिल्वर के कंपेरिजन में कम होता है या इतना होता है कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम टाइम में कॉपर अपन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर का ही नाम आता है कि सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका रीज़न है कि उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज़ वेरी मच हाई। तो ये उसका एक रीज़न। तो ये तो बात हुई कंडक्टर की। तो अब देखो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों होते हैं उसका रीज़न अपन देखते हैं।
कि जो सिल्वर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बेस्ट कंडक्टर होता है। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि देखो एक चीज़ में इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करो कि किसी एक पर्सन है, कोई एक स्टूडेंट है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि हर बात बात में उसको क्या करते हैं कि रोकने की कोशिश करते हैं, या स्ट्रिक्ट का मतलब है कि उसको हर चीज़ ईजिली अलाउ नहीं करते हैं कोई भी करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये कि जो ये स्टूडेंट है इसका जो बाहर से कनेक्शन होगा या बाहर के एनवायरनमेंट से इसका एक्सपोजर थोड़ा कम होगा। मतलब ये क्यों होगा? क्योंकि इसके जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट है इसका मतलब क्या है कि उस पर एक नज़र बनाई रखी है उनकी, जो एक तरह से क्या है कि उनका उसकी परवरिश या उसका जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से की जा रही हैं कि वो बाहर के जो एनवायरनमेंट है उससे एक्सपोजर उसका कम मिल रहा है। दूसरा आप एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पेरेंट्स को बहुत कोई मतलब नहीं है, मतलब फ्रीली एकदम बच्चे को कोई रोक टोक नहीं है, आराम से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो ये इजीली आपका कहीं मार्केट में भी जा सकता है, कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जा सकता है, कहीं भी खेलने के लिए जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स एक तरीके से न्यूक्लियस का बिहेवियर कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्टूडेंट है। कहने का मतलब ये। तो अगर न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर अगर अट्रैक्शन अच्छा खासा है या उसकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी खासी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली बाहर नहीं जा पाएगा। जिस तरीके से अगर स्टूडेंट के जो अगर पेरेंट्स हैं, मतलब किसी भी लड़का या लड़की के पेरेंट्स हैं, अगर उनका कंट्रोलिंग अच्छा है तो ईजिली स्टूडेंट बाहर नहीं निकल पाएगा, ईजिली बाहर नहीं निकल पाएगा। और इसी तरीके से अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बॉन्डिंग अगर वीक है तो ईजिली क्या होगा, ये स्टूडेंट ईजिली बाहर निकल पाएगा, या जो लड़का है या लड़की है जो भी है वो ईजिली बाहर जा सकती है, अपने फ्रेंड के साथ मिल सकती है, या कोई भी गलत काम है वो भी कर सकती है। यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। गलत काम तो मैं एक एग्जांपल के बता रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ओवरऑल जो मेरा एग्जांपल देने का मतलब ये है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में अगर बॉन्डिंग अच्छी खासी होगी या टाइट बॉन्डिंग होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली फ्री नहीं हो पाएंगे। उसको फ्री करने के लिए अपने को एक्सटर्नल टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है। और उसी तरीके से अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स अगर नॉर्मल हैं या वो इजीली बाहर नहीं जा रहे थे, मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग आपकी अच्छी खासी नहीं है। बॉन्डिंग अगर टाइट नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन्स वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो सिल्वर में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बाइंडिंग फोर्स है किसके इसके बीच में, बाइंडिंग फोर्स का मतलब क्या है, दो कोई भी कंपाउंड है उनके बीच का जो फोर्स होता है या जिसको बाइंडिंग बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग फोर्स। आपने कभी कभी न्यूज अपने टीवी के अंदर भी एक आदित्य बिरला ग्रुप का, आदित्य बिरला जो सीमेंट है उसका एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके अंदर बोलता है कि जो सीमेंट है, क्योंकि जो आदित्य, मैं तो किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं उसके एडवर्टाइजमेंट से एक पॉइंट ले रहा हूँ, तो उसके अंदर बोलता है कि सीमेंट के जो पार्टिकल हैं और जो इलेक्ट्रॉन जो आपके वाटर है उसके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। ये वो एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताते हैं, तो वहीं से मैंने एक वर्ड ये उठाया, बाइंडिंग फोर्स। तो वो अगर एडवर्टाइजमेंट अगर देखो आप तो एक बार उसको ध्यान से देखना, उसके अंदर वो बाइंडिंग वर्ड यूज़ करता है। तो बाइंडिंग फोर्स बेसिकली क्या है कि दो दो कंपाउंड होते हैं उनके बीच को अटैचमेंट के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है दैट इज योर बाइंडिंग फोर्स। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है दैट इज वेरी मच लो। और लो होने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली आपके फ्री हो सकते हैं न्यूक्लियस से इजीली फ्री हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिसिपेशन में आपके यूज आ सकते हैं। तो बाइंडिंग फोर्स वीक है, इसकी वजह से क्या है कि फ्रीली इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो इजीली, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इजीली मूव कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन आपकी करंट आपकी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक रीज़न है कि सिल्वर है उसका जो कंडक्टिविटी है वो बेसिकली हाई क्यों होती है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों माना जाता है। तो ये एग्जाम में तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी कम है क्वेश्चन पूछने की, लेकिन कभी किसी इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ये पूछा जाए कि बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा है, तो आप बोलोगे सिल्वर, तो उसको पहले पूछ सकता है कि इसका रीजन दो कि ऐसा रीजन क्यों है। तो यू शुड हैव रीजन, और रीजन क्या है कि जो बाइंडिंग फोर्स है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लो, दैट्स वाई the free valence electron easily can move or can participate in the flow of electricity। तो ये एक इसका रीजन है। तो ये साथ साथ में आपके थ्योरेटिकल के साथ में इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी एक बन जाता है। दूसरा आपका जो टॉपिक है दैट इज योर सेमीकंडक्टर, या दूसरा जो मटेरियल है दैट इज योर सेमीकंडक्टर। की सेमीकंडक्टर आपके मटेरियल्स क्या होते हैं? तो नॉर्मल सी बात है कि सेमीकंडक्टर मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कि न तो इंसुलेटर होगा ना आपका कंडक्टर होगा, मतलब इन बिटवीन होगा। तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल विच हैव द कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। यानी न तो कंडक्टर की जितनी कंडक्टिविटी उतनी हो, ना इंसुलेटर की कंडक्टिविटी उतनी हो, उन दोनों के बीच के जो कैटेगरी होगी दैट इज योर सेमीकंडक्टर मटेरियल।
और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो नॉर्मली जो आपकी आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी के जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है, उनके साथ का जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए यूज करते हैं। देखो आपने एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स या पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स पढ़े होंगे। तो एन टाइप के हैं तो उसमें पेंटावेलेंट आपकी इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है। आपके जो पी टाइप है उसके अंदर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है। तो बेसिकली ग्रुप 4 एलिमेंट में तो क्या होगा, आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये होते हैं आपके फोर्थ ग्रुप के अंदर। और जब आप इसके अंदर थर्ड ग्रुप के इम्प्योरिटीज को मिलाते हो, ठीक है, बैंगन आलू बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये आपने 11th 12th के अंदर केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी तो उनको याद होगा कि इस तरीके से हम थर्ड ग्रुप के याद करते थे। तो थर्ड ग्रुप के जो कोई भी एलिमेंट है या सब्सटेंस है, जब आप उसको ग्रुप फोर्थ में ऐड करते हो तो दैट विल कन्वर्ट इनटू ट्राईवेलेंट, आपके कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है या सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। और इसी को मैंने बताया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की पहले बात करते हैं, देन वी विल कम एट दिस टॉपिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि प्योरली फॉर्म में जो भी अवेलेबल है सेमीकंडक्टर्स, उनको अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर है वो, ठीक है। इसका मैं एक बोल सकता हूँ प्योर का मतलब, एक एग्जांपल दे दो, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसने जन्म लिया, जन्म ले मानो वो 1 या 1.5 साल का हुआ, वो एकदम इंट्रेंसिंग है, उसको पता नहीं है कि दुनियादारी क्या है, क्या मतलब ईमानदारी क्या होती है, चुगली करना किसको बोलते हैं, मर्डर करना किसको बोलते हैं, और कोई चीज़ है जो भी गलत इस सोसाइटी के अंदर या इस कंट्री के अंदर या इस यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है, उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं है। तो वो एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, ये मान सकते हो आप। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो, सपोज करो कि उसने एज 15 साल या 20 साल हो गई, तो वो फिर किसी चीटिंग भी करने लग जाएगा, किसी झूठ भी बोलने लग जाएगा, कुछ गलत काम भी करने लग जाएगा। तो वो क्या होगा कि वही इंट्रिंसिक मटेरियल है जो एक छोटा बच्चा 2 साल में इंट्रिंसिक था, वो एक एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई। और इम्प्योरिटीज मिक्स करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? फैमिली भी हो सकती है, उसके फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, उसका जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो भी हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी मिक्स हो। तो बेसिकली अगर आप इसके अंदर बात करें, पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, तो उसके अंदर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये आपके जो मटेरियल्स हैं, ये क्या है, आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक तरीके से होते हैं, अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है। अगर इनके अंदर हम ग्रुप थर्ड की इम्प्योरिटीज अगर मिक्स कर देते हैं, मतलब ग्रुप थर्ड के अगर सब्सटेंस हैं उनको अगर हमने मिक्स कर दिया, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रुप थर्ड है एक तरीके से इम्प्योरिटी मानी जाती है, मतलब दूसरी चीज़ का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो बेसिकली इम्प्योरिटी है। उसी तरीके से ग्रुप फिफ्थ है, सॉरी ये ग्रुप फोर्थ है, ये ग्रुप फिफ्थ है यहाँ पे। तो ग्रुप फिफ्थ के अगर इम्प्योरिटीज मिक्स कर देंगे तो ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मिक्सर होगा, क्योंकि इनके बाहर के जो है उसके अंदर 5 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके अंदर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, लेड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। और आपका बिस्मत, ये सारे के सारे जो आपके सब्सटेंस होते हैं या जो भी एलिमेंट होते हैं, ये आपके फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। आपने 11th 12th में याद किए होंगे इनको, ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ये तो होते हैं आपके फिफ्थ ग्रुप के। और आपका बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये आपके होते हैं थर्ड ग्रुप के। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ग्रुप फोर्थ के अंदर जब अगर आप ग्रुप थर्ड की कोई सब्सटेंस को मिक्स करोगे और ग्रुप फोर्थ में ही अगर ग्रुप फिफ्थ के करोगे, तो जो मिक्सिंग होगी या जो इम्प्योरिटी मिक्सिंग होगी, तो उससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर ग्रुप थर्ड की यूज करोगे तो उसको ट्राईवेलेंट, जिसको अपन पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और अगर आप ग्रुप फिफ्थ के फोर्थ में मिक्स करोगे तो वो आपका पेंटावेलेंट यानी आपका जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सट्रिंसिक और इंटरेस्टिंग आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो एलिमेंट्स ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ और ग्रुप फिफ्थ के मिला के आपके एलिमेंट सेमीकंडक्टर को फॉर्मेशन करते हैं। और इनके सब के बीच में जो बॉन्ड होगा, दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि जो कंडक्टर्स है उसके अंदर आपका जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड है क्यों, मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज योर मेटालिक बॉन्ड। ये कोवेलेंट, जिसको सह संयोजक बंध आप बोलते हो। सह संयोजक बंध में क्या है कि इसका भी पार्टिसिपेशन होगा, इसका भी पार्टिसिपेशन होगा, मतलब कोई एक कॉमन जमीन है जिसमें इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। अगर ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, दोनों के बीच में, दोनों अगर, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट कंप्लीट बॉन्ड यही लेकर चला जाएगा और इधर का ये कंप्लीट बॉन्ड लेकर चला जाएगा, नहीं, दोनों को साथ में रहना है।
वो ये हस्बैंड और वाइफ वाली बात है कि ना तो हस्बैंड वाइफ के बिना रह सकते, ना वाइफ हस्बैंड के बिना, दोनों के बीच में एक अगर बॉन्ड होगा तभी घर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये वाली सिचुएशन, तो इनके जो बीच में बॉन्ड है दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, ये मान के चल सकते हो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, इट इज़ वेरी मच लो। उसका रीजन क्या है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स रूम टेम्परेचर के अंदर उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उनकी कंडक्टिविटी भी कम होगी, और कंडक्टिविटी कम होगी तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो भी आपकी कम होगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, जिसको अपन एक्सटर्नल फोर्स अगर यूज करते हैं कहते हैं, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या करेगा कि मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होंगे, और फ्री होंगे तो आपके क्या होगा, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका करंट भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर के अंदर के ऊपर उनकी जो कंडक्टिविटी तो बहुत ही कम होती है, या करंट बहुत ही कम कैरी कर सकते हैं, करंट को कम फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बनते हैं। और जो इंक्रीमेंट होता है टेम्परेचर के साथ वो उनका एक्सपोनेंशियली होता है, यानी अगर मैं कंडक्टिविटी को एक साइड लूँ और अगर मैं टेम्परेचर को एक साइड लूँ तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, उस पर मैंने टेम्परेचर लिया है और यहाँ पे मैंने कंडक्टिविटी ली है, तो जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। मतलब टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा लीनियर, लेकिन जो कंडक्टिविटी बढ़ेगी दैट विल इंक्रीज इन द एक्सपोनेंशियली मैनर, ये एक्सपोनेंशियली आपका करेगा। और लीनियरली क्या होगा, इस टाइप से। तो लीनियरली कर्व नहीं बनता, इसका एक्सपोनेंशियली कर्व आपका बनेगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि भाई कंडक्टिविटी किस किस के बीच में होती है, कौन कौन से ग्रुप मिला के बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और रूम टेम्परेचर पर इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और इंक्रीज अगर टेम्परेचर करोगे आप तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और किस तरीके से बढ़ी, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं कि सेमीकंडक्टर मेटेरियल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक, ये सारे के सारे जो GaAs, गैलियम आर्सेनिक का आपका फॉर्मूला क्या है, या जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, GaAs, गैलियम आर्सेनिक। ठीक है, तो ये जो मेनली आप सेमीकंडक्टर मेटेरियल आप यूज करते हो, और सेमीकंडक्टर मेटेरियल जो आजकल जितनी भी सोलर प्लेट्स हैं उन सब के अंदर आपका सेमीकंडक्टर मेटेरियल यूज किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन को मैक्सली अपन यूज करते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर मेटेरियल के बारे में आपका हुआ ब्रीफली। उसके बाद में आपका लास्ट आता है दैट इज योर इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंसुलेटिंग मटेरियल है कि इन मटेरियल्स की क्या होगी, जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज वेरी मच लो। नॉर्मल सी बात है, कंडक्टिव, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब करंटली इजी करंट को इजीली फ्लो नहीं करवा पाएंगे, या उनके अंदर करंट ना के बराबर फ्लो होती है। तो इसका मतलब उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी। दीज मेटल आर हैविंग ए वेरी हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस हाई होगा, और रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट भी आपकी फ्लो नहीं होगी। तो विच मेक देम वेरी सुटेबल टू इंसुलेट द करंट कैरिंग पार्ट फ्रॉम द अर्थ मेटेलिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि जैसे अपन जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, आपके घर के बाहर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पोल देखा है तो उसके ऊपर 2 इंसुलेटर लगे होते हैं, जिनको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में या घर पे या कभी किसी बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से ऑप्शन है उसमें बोलते हैं चिड़िया, चिड़िया लगी हुई है। वो चिड़िया बीड़िया कुछ नहीं होती, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज अपन बोलते हैं, जिसको अपन बेसिकली वो एक इंसुलेटर है। तो क्या होगा कि जैसे आपका देखो, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्लास ऑफलाइन क्लास लेने का यही एक बेस्ट तरीका होता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हो। लेकिन कोई कोई नहीं है, ये आपका पोल है जो आपका ग्राउंड के अंदर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक इंसुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक इंसुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक इंसुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, और वायर एक आपका इंसुलेटर से यहाँ पे चला गया, एक वायर ये आपका इंसुलेटर यहाँ चला गया, और एक वायर आपका इंसुलेटर से यहाँ चला गया, ये आपका चला गया। तो ये जो इंसुलेटर है बेसिकली क्या कर रहा है, देखो करंट यहाँ से आ रही है और करंट यहाँ जा रही है, तो करंट यहाँ क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर क्या करता है, आपका करंट को इधर नहीं जाने देगा। करंट अगर इधर से जाएगी तो करंट तो फिर ग्राउंडेड हो जाएगी, सारी ग्राउंड में जाने लग जाएगी करंट, क्योंकि ये भी तो आपका क्या मेटल, आपका अगर ये नॉर्मली कभी कभी तो जैसे इसको अपन सीमेंट का पोल यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी अपन इसको मेटेलिक पोल भी यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली अपन सीमेंट का यूज़ करते हैं, सीमेंट का पोल ही देखा होगा आपने, लेकिन कभी कभी अपन उसको मेटल का पोल भी अपन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर क्या कर रहे हैं आपके, कि ये अगर ये वायर है तो ये इंसुलेटर क्या कर रहा है कि ये करंट को इधर नहीं जाने दे रहा है। तो इसीलिए अपन इसमें क्या बोल रहा है कि विच मेक देम वेरी सुटेबल टू इंसुलेट द करंट।
कैरिंग पार्ट्स फ्रॉम द अर्थ मेटेरियल स्ट्रक्चर। ये अर्थ मेटेलिक स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो कि ये आपका पोल है, सपोज करो मेटल का कोई बना हुआ है और ये मेरा ग्राउंड है, तो ऑब्वियसली ये कि ये जो मेटेलिक पार्ट है ये आपका अर्थ से कनेक्टेड है, इस तरह से ये जो पार्ट है ये भी मेटल से कनेक्टेड है। तो ये जो इंसुलेशन है ये क्या कर रहा है कि इंसुलेशन द करंट कैरिंग पार्ट्स, यानी करंट आपका ये कैरी कर रहा है और इधर ये भी करंट कैरी कर सकता है अगर इसके अंदर करंट फ्लो करवाया जाए। लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो कौन होने नहीं दे रहा है, ये आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये आपका जिसको पोर्सिलेन का नॉर्मली बना होता है, ये पोर्सिलेन मटेरियल का, पोर्सिलेन के आपके बर्तन भी देखो जिसे चीनी मिट्टी के बर्तन देखे होंगे आपने, चीनी मिट्टी को बेसिकली पोर्सिलेन बोलते हैं अपन। तो ये जो मटेरियल है जो पोर्सिलेन का बना होता है बेसिकली ये आपका रेस्ट्रिक्ट करेगा या अपोज करेगा या करंट को फ्लो नहीं होने देगा, इसलिए इसको अपन एज ए इंसुलेटर अपन यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इंसुलेटर अपन इलेक्ट्रिसिटी में या ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो लाइव पार्ट है मतलब जो करंट यहाँ से आ रही है थ्रू वायर, ये आपके अर्थ के अंदर नहीं जानी चाहिए, तो इंसुलेटेड मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब देखो कभी कभी इसी के अंदर मैं पार्ट बता देता हूँ कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम में आपको थोड़ा सा करंट फील हो जाता है, इसलिए कभी कभी अपन बोलते हैं कि भाई पोल से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए बारिश के टाइम। उसका रीज़न ये है कि देखो कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है बारिश के टाइम में क्या है कि यहाँ पे बारिश की बूंदें होगी या पानी इसके ऊपर होगा, इधर यहाँ पे भी पानी होगा आपका और यहाँ पे भी पानी होगा, तो ऑब्वियसली करंट तो यहाँ तो जा रही है, लेकिन अगर इसके अंदर ये बिल्कुल आपका ड्राई है तो ये करंट को बिल्कुल नहीं आने देगा। लेकिन आपको पता है कि अगर इसमें हल्का सा अगर पानी अगर यहाँ पे प्रेजेंट है बारिश के टाइम में, तो ऑब्वियसली ये कि पानी एज ए कंडक्टिंग मटेरियल वर्क करता है, तो थोड़ी सी करंट क्या होगी आपकी, यहाँ तो करंट जा ही रही है, इधर कंडक्टिंग पाथ मिला तो करंट इधर भी आ जाएगी और इधर आ जाएगी तो आपकी मेटेलिक सरफेस में होती होती है आपके नीचे की तरफ में करंट आने लग जाएगी। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि बारिश के टाइम में जो पोल्स हैं उनसे अपने को थोड़ा सा दूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चांसेज है कि करंट आपकी फ्लो हो सकती है, जिस करंट को अपन लीकेज करंट भी बोलते हैं। या कभी कभी क्या होता है इंसुलेटर बहुत ही पुराना हो जाता है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी उतनी मेंटेन नहीं रह पाती है, तो भी अपनी कभी कभी करंट आ जाती है। तो ये चीज़ें पावर सिस्टम के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ाई जाती है कि इंसुलेटर के टाइम में ये खेल टॉपिक आएगा तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि इंसुलेटर का बेसिकली पर्पज़ यहाँ पे क्या होता है। और इसका रीज़न क्या होता है कि इंसुलेटर के अंदर हाई रेजिस्टिविटी क्यों होती है, तो नॉर्मल सी बात है, मैंने पहले एग्जांपल देके बता दिया है कि इसके अंदर जो बाइंडिंग फोर्स होता है किसके बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है दैट इज वेरी मच हाई, वो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इजीली आपके फ्री नहीं हो पाएंगे, और इजीली फ्री नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियसली है कि वो करंट में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इसलिए इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो बहुत ही हाई होता है, ड्यू टू विच जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इजीली मूव नहीं कर पाते, और ड्यू टू विच द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मेटल इज वेरी हाई या कंडक्टिविटी इज वेरी लेस। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके अंदर जो अलग अलग मटेरियल हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी हाई क्यों होती है, उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे। तो इंटरव्यू के अंदर अगर कोई पूछता है तो यू हैव टू गिव द दिस पर्टिकुलर आंसर कि इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ईजिली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो फ्रीली मूव नहीं हो पा सकते, और फ्रीली मूव नहीं हो पाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि फ्री नहीं है तो वहाँ से कंडक्टिविटी भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, और कंडक्टिविटी नहीं होगी तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी उसकी होती ज़्यादा होती है। तो ये क्या हो गया आपके हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स या इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो प्लास्टिक भी आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, सेरेमिक है या पीवीसी है, ठीक है, ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं ये आपके इंसुलेटिंग मटेरियल के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। पोर्सिलेन भी हो सकता है जिसके अंदर पोर्सिलेन के अपने इंसुलेटर्स यूज करते हैं। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसफॉर्मर्स में है अलग इंसुलेटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, प्लास्टिक का अलग रिक्वायरमेंट की अलग होती है, जैसे पीवीसी है तो पॉलीविनाइल नाम भूल गया मैं इसका फुल फॉर्म, राइट, पॉलीविनाइल क्लोरीन क्लोराइड बोलते हैं। क्लोराइड। तो ये अपन नॉर्मली यूपीवीसी के जो पाइप्स होते हैं वो यूज करते हैं अपन। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट है, प्लास्टिक का कहीं रिक्वायरमेंट अलग होता है, सेरेमिक का रिक्वायरमेंट अलग होता है, पीवीसी का अलग रिक्वायरमेंट होता है, और आपके जो पोर्सिलेन था उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो काफ़ी क्लासिफिकेशन है इंसुलेशन का, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, काफ़ी क्लासिफिकेशन अपन यूज करते हैं। तो ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसका ये आपका ये कंप्लीट होता है। अब लास्ट के अंदर जो टॉपिक आपका बचा है दैट इज योर मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसको मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा डिटेल में बता भी दूंगा मैं। तो आज यहीं तक अपन कंप्लीट करते हैं। अब अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।